Hello dear student, I Rakesh Chaudhary welcome you all on this YouTube channel Power of Physics and in online class। आज अपन पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम। इससे पहले नील्स बोहर की जो पोस्टुलेट थी उनकी बेसिस पे हम रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं और वेवलेंथ कैलकुलेट कर चुके हैं। वेवलेंथ किसकी? रेडिएशन की। कब एमिट होता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में स्विच करता है तो वो एक पर्टिकुलर जो फोटोन रिलीज करता है उसकी वेवलेंथ है वो कैलकुलेट अपन कर चुके थे रिडबर्ग फॉर्मूला की हेल्प से। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उस टाइम पर वो क्या रिलीज करता है? एक फोटोन रिलीज करता है और उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होती है उन सारी वेवलेंथ को यदि हम एक ऑर्डर में सेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये अलग अलग हायर ऑर्बिट्स मैंने ले ली। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से मान लीजिए 1 में आ रहा है तो थर्ड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है उस टाइम पर मान लो 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ छोड़ी। अगर 4 से 1 में आ रहा है उस टाइम पर मान लीजिए 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को रेडिएट किया। अगर 5 से 1 में आ रहा है तो मान लीजिए 550 नैनोमीटर की वेवलेंथ उसने रेडिएट की। अगर मान लीजिए 3 से 2 में आ रहा है तो उस टाइम पर मान लीजिए 500 नैनोमीटर। अगर मान लीजिए 4 से 2 में आ रहा है उस टाइम पर मान लीजिए 480 नैनोमीटर। ये डिफरेंट वेवलेंथ वाली वेव है वो क्या करता है? रेडिएट करता है। अब इन सारी वेवलेंथ को अगर हम एक सीक्वेंस में ले लें, एक ऑर्डर में ले लें, तो मान लीजिए पहले भी आपको बताया था कि ये हम इस तरीके का एक पैटर्न है वो पैटर्न जनरेट कर लें कि ये 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, ये इधर क्या होगी? वेवलेंथ होगी। जो जो भी वेवलेंथ उसने रेडिएट की है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी या जो भी रेडियस उसने छोड़ा है उस रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग जो भी उसकी वेवलेंथ है उसको अगर मैं यहां पर डिनोट करूं, जैसे सबसे पहले कितना रेडिएट किया था? 650 नैनोमीटर। देन हियर 650 नैनोमीटर, एक आई मान लीजिए 600 नैनोमीटर, एक 550 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 570, 620, 660, अलग अलग। तो ये जो एक सीक्वेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके का, ये जो एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, इस पैटर्न को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और जब ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइंस की फॉर्म में होता है, जैसे ये वाला, तो जब ये लाइंस की फॉर्म में होता है तो उस टाइम पर ये जो इस तरीके का पैटर्न जनरेट होता है उस पैटर्न को अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। देखो सबसे पहले स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ए सिस्टमेटिक अरे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिस्टमेटिक अरे, एक सीक्वेंस किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इन विच रेडिएशन लाइट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सारी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर मैं वो ऑर्डर बनाऊं तो जितनी भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं तो सबसे पहले आ गई रेडियो वेव्स। मैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इधर जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे आएंगे तो उनकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बाद में आ गई माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के ऊपर आ गई इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, उसके ऊपर आ गया विजिबल, विजिबल के ऊपर आ गया अल्ट्रावायलेट रेज, उसके ऊपर एक्स रेज एंड लास्ट वन इज गामा रेज। क्या हो गया? ये एक सीक्वेंस हो गया। किसका हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हो गया। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सीक्वेंस में रख दी। अब वो सीक्वेंस फ्रीक्वेंसी की भी है, वो वेवलेंथ की भी है। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है? तो किसके लिए है? रेडियो वेव के लिए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी के लिए है? गामा रेज के लिए। सबसे कम वेवलेंथ कौन सी के लिए है? गामा रेज के लिए। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसके लिए है? रेडियो वेव्स के लिए। तो इनका ये जो सीक्वेंस होता है इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। देन line spectrum, when gas is heated up then atoms or molecules of gas get excited। किसी भी गैस को जब हम गर्म करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके अंदर जितने भी सारे जो एटम्स होते हैं या उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से बेस स्टेट में आएगा उस टाइम पर वो
क्या छोड़ेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, और उस रेडिएशन एमिट करेगा तो अलग अलग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होंगी उन सारी वेवलेंथ को अगर हम एक सीक्वेंस में डिनोट करें तो ये जो इस तरीके का पैटर्न जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम. Then when gas is heated up, then atoms or molecules of get excited and emit radiation of specific wavelength. हर एक particular wavelength का ही वो radiation है emit करेंगे. The spectral lines corresponding to these wavelength are called emission lines. ये जो मैंने lines draw की हैं इस तरीके से, इन lines को हम क्या बोलते हैं, emission lines, and emission lines on their spectrum is known as line spectrum. अब देखो बच्चों, ये जो line spectrum होता है ये दो तरीके का होता है. एक होता है absorption line spectrum और second one जो होता है वो होता है emission line spectrum. सबसे पहले अपन बात कर लें emission line spectrum की. Then what is emission line spectrum? क्या है, हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक गैस है और इस गैस में जब भी हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो करते हैं तो ये जो गैस के अंदर एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. तो जब भी किसी गैस के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी एक चैम्बर में लो प्रेशर पर गैस भरी हुई है, एक तरफ एनोड लगा हुआ है एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, तो जब उसके अंदर स्पार्किंग होती है या इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कैथोड टू एनोड मूव करती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जब इस गैस में ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो उसके कारण ये जो गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब एटम्स तो कौन से हो गए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस है वो किससे मिलकर बनी है, एटम से. मॉलिक्यूल्स H2 गैस, N2 गैस, वो क्या है उसमें मॉलिक्यूल्स हो गए. तो उससे क्या होता है कि ये जो एटम और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ये आयनाइज्ड हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रुकते नहीं है. जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस बेस स्टेट में आते हैं तो उस टाइम पर ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली वेव है उसको रेडिएट करते हैं. और उस टाइम पर हमें क्या मिलता है कि अगर मान लो कोई डार्क बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर इस तरीके की कुछ विजिबल लाइंस हैं वो अपने को नजर आती हैं. ये तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर इस तरीके की कुछ विजिबल लाइंस हैं वो अपने को नजर आती हैं. इन्हीं विजिबल लाइंस को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो ये हैं विजिबल लाइंस, दीज आर विजिबल लाइंस. तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर विजिबल लाइंस हम वो फॉर्म होती हैं और ये जो इस तरीके का स्पेक्ट्रम अपने को मिलता है उसको बोलते हैं अपन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम. केवल इतना ध्यान में रखना है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, केवल इतना ध्यान में रखना है कि जब भी अगर किसी भी गैस में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो उससे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट से जब वो बेस स्टेट में लौटते हैं उस टाइम पर वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन उसको एमिट करते हैं. और वो जो रेडिएशन है वो अपने को दिखती है किसमें, विजिबल लाइंस में. कहां पर दिखती हैं, डार्क बैकग्राउंड में. कौन सा हो गया, कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम. अब उसमें तो एमिशन हो रहा था, यहां अब्जॉर्प्शन होगा. क्या चीज है, देखो इसमें सेकेंड अपन बात कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम. इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी गैस की अपन बात करें तो किसी भी गैस में जब लाइट है वो पास करवाई जाती है, लाइट कैसी होनी चाहिए, व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट जब अपन पास करवाते हैं, अब देखो बच्चों व्हाइट लाइट, तो इसमें भी क्या है, रेडिएशंस हैं. जो लाइट सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है. तो वो जो गैस है वो गैस क्या करती है कि उस लाइट में से, लाइट में भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी क्या है, खुद की एक वेवलेंथ होती है. तो वो जो गैस है वो एक खास पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो होती हैं उनको क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है.
जब भी किसी भी गैस में से अगर व्हाइट लाइट पास करवाई जाती है, अब जैसे मान लीजिए सनलाइट ही है, तो सनलाइट है तो सनलाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और उसमें क्या है, अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं। तो जब भी अगर किसी भी गैस में से सनलाइट है वो पास करवाई जाएगी, व्हाइट लाइट है वो पास करवाई जाएगी, तो वो गैस क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली वेव्स को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब उससे क्या होगा, पहले तो लाइट थी, तो लाइट थी, इसका मतलब पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, ब्राइट, और उस ब्राइट बैकग्राउंड पर हमें कुछ डार्क लाइंस हैं वो नजर आती हैं। जस्ट अपोजिट है किसके, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के। उस ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरीके की डार्क लाइंस हैं वो अपने को नजर आती हैं, और इसी को अपन बोलते हैं अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या था, एमिशन में अपने क्या डिस्कस किया था कि एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी गैस में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, जब भी किसी गैस में व्हाइट लाइट है वो हम पास करवाएंगे, तो व्हाइट लाइट पास करवाने से वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर लेंगे, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर जिन जिन का अब्जॉर्प्शन हो गया है उनकी जगह वहां पर क्या बन जाती हैं, डार्क लाइन्स बन जाती हैं, एंड दीज डार्क लाइन्स आर नोन एज अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। और ये चीज कहां नजर आती है, जो सनलाइट होती है, 11th में आपने पढ़ा था कि सन के चारों ओर जो गैसीय जो वह है सराउंडिंग्स है, तो वो जो गैसियस सराउंडिंग है उसके अंदर से जब सनलाइट निकलती है तो बिकॉज वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उस टाइम पर क्या करता है, जो गैसियस सराउंडिंग होती है वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली वेव को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर उस सनलाइट में कुछ डार्क फ्रिंजेस हैं वो अपने को मिल जाती हैं, उन्हीं डार्क फ्रिंजेस को हम कहते हैं फ्रॉनहोफर लाइन। देन वो जो स्पेक्ट्रम होता है वो कौन सा होता है, अब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अपन बामर सीरीज की। बामर ने जो स्पेक्ट्रम देखा था, विजिबल देखा था, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, तो अब देखें स्पेक्ट्रम क्या हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। केवल इतना ध्यान रखो, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में स्विच करेगा तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली वेव को रेडिएट करेगा, और उस वेवलेंथ को जब हमने एक ऑर्डर में, एक लाइन के फॉर्म में, सीक्वेंस में जब हमने उसको रख दिया, तो वो जो सीक्वेंस बन गई उसी सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो सबसे पहले किसने देखा था, बामर ने देखा था। साइंटिस्ट बामर जो थे उन्होंने सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम को देखा था, और ये था उनका विजिबल स्पेक्ट्रम। बामर जो सीरीज आती है, आगे अपना डिफरेंट सीरीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो ये जो डिफरेंट सीरीज होती है उनमें एक बामर सीरीज ऐसी आती है जो कि विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं। देखो बच्चों, अभी मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बता रहा था। वैसे तो कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन मोस्टली उनको 7 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, उसके बाद में इंफ्रारेड, उसके बाद में विजिबल, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, अक्स एंड गामा। और ये जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें से केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिसको हम देख सकते हैं, जो विजिबल है, और वो कौन सी होती है, विजिबल लाइन। जो लाइट आती है सन से वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी को हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बामर ने इन लाइंस को देखा था। कहां देखा था, उन्होंने देखा कि एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर कुछ विजिबल लाइंस हैं वो बन रही हैं, तो बन रही हैं, दिख रही हैं, इसका मतलब ये स्पेक्ट्रम क्या था, विजिबल स्पेक्ट्रम था। विजिबल था, इसका मतलब ये कौन सी वेव थी, ये विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, और वही तो अपने को दिखती हैं। और आपने कई बार पढ़ा है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 450 नैनोमीटर, या कई बुक्स में तो 400 भी लिखा होता है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है, कईयों में 450 टू 750 नैनोमीटर। दिस इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। अब देखो बामर ने क्या देखा, बामर ने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसका, हाइड्रोजन एटम का, कौन सी ऑर्बिट में स्विच करता है, सेकंड ऑर्बिट में। यहां ध्यान रखना है, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में स्विच करेगा, सेकंड ऑर्बिट में। अब सेकंड ऑर्बिट में वो कहां से आ सकता है, मींस उसके लिए बेस स्टेट है वो 2 है। अब सेकंड ऑर्बिट में कहां से आ सकता है, 3rd से आ सकता है, 4th से आ सकता है, 5th से आ सकता है, 6, 7 इनसे आ सकता है। तो जो वेवलेंथ होती है, रिलेटेड वेवलेंथ, उसका जो फॉर्मूला हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किया, 1/λ = r,
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में n1 कौन सा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्विच करके आएगा? ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है। मैं कह रहा हूं कि बामर ने जो स्पेक्ट्रम देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा था कौन सी ऑर्बिट में? सेकंड में। देन हियर n1 इज इक्वल्स टू 2। अब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, वो क्या हो गया? n1 इज इक्वल्स टू 2। तो हायर एनर्जी ऑर्बिट कौन कौन से हो गए? 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनाइट। बामर ने क्या देखा? बामर ने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया तो वहां से एक वेव निकली और उस वेव को उन्होंने नाम दिया H अल्फा। उस वेव को नाम दिया H अल्फा। उस वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आई और उसकी वेवलेंथ थी 656.3 नैनोमीटर। अकॉर्डिंग टू बामर, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट थर्ड से सेकंड में स्विच करता है तो एक विजिबल वेव वहां से निकली, उसको उन्होंने नाम दिया H अल्फा लाइन और उस H अल्फा लाइन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिली वो मिली 656.3 नैनोमीटर। कहां से मिली? इसी वाले फॉर्मूले से। 1/λ इज इक्वल्स टू R की जगह 1.09 इंटू 10⁷ पुट करें, उसको नाम दिया लैम्डा अल्फा। R की जगह 1.09 इंटू 10⁷, 1/4 माइनस 1/1। n2 की वैल्यू क्या रहेगी? 3। तो 3 में से आया है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/9। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। यहां से लैम्डा अल्फा जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने किया हुआ है यहां पे देखो, यहां से लैम्डा अल्फा हम सोल्व करेंगे, देन कितना आएगा? 656.3 नैनोमीटर। और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि R ही तो है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है R। Then 1/λ alpha is equals to R 1/4 minus 1/9. Then 1/λ alpha is equals to R 36 और ये हो गया 5। तो ये हो गया यहां से लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 36/5 इंटू R। और 1/R की वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी 912 एंगस्ट्रॉम। देन 36/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 912 से, देन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नैनोमीटर में। एंगस्ट्रम में तो कितना हो गया? 6563 एंगस्ट्रम। नैनोमीटर में हो जाएगा 656.3 नैनोमीटर। तो जितनी भी जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो इस तरीके से कैलकुलेट सकते हैं। फिर बामर ने क्या देखा? जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा, उस टाइम पर जो लाइन दिखी उसको नाम दिया H बीटा और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आई वो कितनी आई? 486.1 नैनोमीटर। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में आया तो एक नई लाइन मिली, उसको नाम दिया H गामा और H गामा के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिली वो मिली अपने को 434.1 नैनोमीटर। ऐसे ही 6 से 2 पे आने पर H डेल उस लाइन को नाम दिया गया और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 410.1 नैनोमीटर। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये सारी वेवलेंथ को हमने एक पैटर्न में डिनोट कर दिया। ये कब है? 3 से 2 में। ये कब है? 4 से 2 में। ये कब है? 5 से 2 में। ये कब है? 6 से 2 में। तो ऐसे ही लास्ट वाला क्या हो जाएगा? जब वो कहां से आएगा? इनफाइनाइट से 2 में आएगा। तो इनफाइनाइट से 2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस टाइम पर जो वेव थी, जो लाइन मिली, उसको नाम दे दिया H इनफाइनाइट। और H इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो कितनी हो गई? 364.6 नैनोमीटर। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी डिनोट कर दूं कि अगर मैं अलग अलग ऑर्बिट बना लूं, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया n इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट दे दिया इसको। इलेक्ट्रॉन कौन सी से कौन सी में आ सकता है बामर सीरीज में? 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, 7 से 2 में, 8 से 2 में, इनफाइनाइट से 2 में। पहले जब वो 3 से 2 में आया वेवलेंथ 656, जब वो 4 से 2 में आया वेवलेंथ 486.1 नैनोमीटर। तो इसी तरीके से अब यहां से क्या पता चल रहा है? जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है
सबसे छोटी जो लाइन है उस सबसे छोटी लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे बड़ी लाइन है कि जब वो इन्फानाइट से 2 में आएगा उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे लो है, विच इज 364.6 नैनोमीटर। कैलकुलेशन कैसे की हमने? एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा एंड एच डेल। 3 से 2 में, 4 से 2 में, देखो इनिशियल N1 जो है बेस स्टेट है वो सबका सेम रहेगा, 2 में ही लौट के आएगा बामर सीरीज में। कहां से आ सकता है? 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, और लास्ट वाला इनफाइनाइट से आ सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगी, अलग अलग लाइन्स हैं वो मिलती हैं। किसी को भी सोल्व कर लोगे आप, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो लास्ट में अपने को ये मिल जाता है। तो इस तरीके से ये बामर सीरीज का लाइन स्पेक्ट्रम था, ये विजिबल रीजन में था, इन्हीं को देखा जा सकता है। इसके बाद में आप अलग अलग पढ़ेंगे, अपन लाइमन सीरीज पढ़ेंगे, बामर सीरीज पढ़ेंगे, पास्टन सीरीज पढ़ेंगे, ब्रैकेट सीरीज पढ़ेंगे, फंड सीरीज पढ़ेंगे। तो वहां पर केवल और केवल एक सीरीज ऐसी है जो विजिबल रीजन में आती है, वो बामर सीरीज है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम को देखा भी बामर नहीं था क्योंकि वही तो विजिबल था, और बामर ने उसमें अलग अलग लाइंस देखी थी, ये रही एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल। तो इस तरीके से ये अपने को करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेंगे हम डिफरेंट सीरीज, और उन सीरीज के अलग अलग कौन सी से कौन सी में इलेक्ट्रॉन है वो स्विच कर सकता है, और वहां पर करेंगे उनके न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।